हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं एडवांस सर्वे का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, इसके पहले मैंने केस 1 फिक्स एयर मेथड का मैंने बताया था। ठीक है, व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ हेल्ड इन वर्टिकल, ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताए थे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा है व्हेन लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड एंड स्टाफ है इज हेल्ड वर्टिकली। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझिए। इसकी जरूरत कब पड़ी और ये कंडीशन कौन सा ले रहे हैं, पहला वाला कंडीशन कौन सा ले रहे हैं, पहला कंडीशन एंगल ऑफ एलिवेशन की ले रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं ना तो बड़े अच्छे से आप कर लोगे। मैं पॉइंट समझा दूं ना, आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि कोई ग्राउंड इस तरीके का है, ठीक है, आपको यहाँ का मान लो कोई पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, जहाँ का आर एल आपको पता हो। ठीक है, और आपको मान लो कि ये कोई पॉइंट है, इसका नाम करते हैं, इसका नाम क्यू रख दिए, इसका आपको आर एल बताना हो। ठीक है, कैसे बताएंगे, तो देखिए मैं टेक्निक वही सिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाए। ठीक है, वही टेक्निक मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ना, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे और लेकर आना है। आजा भाई इधर। हाँ, थोड़ा सा मुझे नीचे लाना पड़ेगा, इसको पूरे को थोड़ा सा नीचे लाना है ताकि मैं, हाँ अब देखिए डायग्राम बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा समझिए। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने अपना स्टेशन रखा। कौन सा स्टेशन, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट रखा, कौन सा, टैक्योमीटर यहाँ पर रखा। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक लेवलिंग स्टाफ रख दिया। ये मेरा क्या है, लेवलिंग स्टाफ है, जिसके अंदर रीडिंग आप देखते हो, रीडिंग रहती है, रीडिंग रहती है। ठीक है, इसके अंदर रीडिंग रहती है। अब मैं जब यहाँ पर इसको इसकी तरफ देखूंगा, इस तरफ अगर देखेंगे तो कैसी लाइनिंग होगी, लाइन थोड़ा अच्छा रहेगा कि ट्राई करते हैं कि लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से लेते हैं और इसकी तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो हो गया। थोड़ा सा ये इधर आ जाता है, चलो कोई नहीं। और नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ, और भी लाइनिंग मुझे लेनी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से लिया। आजा भाई, नहीं आना है, आजा इधर से। नहीं आ रहा तो कोई नहीं, तुम नहीं आओगे तो नहीं आओ। यहाँ से हमने क्या किया है, इसको लिया। क्या हुआ भाई, नहीं चलेगा क्या, चलिए 1 मिनट को मिटाता हूँ, फिर से बनाता हूँ इधर, और एक इसके ऊपर वाला। ठीक है, समझ में आ गया, ये मैंने बना दिया। अभी इस पे पॉइंट का नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना। अब नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। इस वाले का नाम मैंने लिख दिया ए पॉइंट, इसका नाम लिख दिया सी, और इसका नाम लिख दिया बी पॉइंट। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सेंटर से आप अगर देखेंगे तो ये अगर लाइन की बात करूं मैं, इस लाइन की, कि अगर ये मेरा यहाँ से लेके ये डिस्टेंस मेरा एल हो, ये डिस्टेंस मेरा कहाँ तक एल हो, कौन सा लेंगे, सेंटर से लेंगे ना, तो सेंटर का मैं ऐसे अगर बना दूं, सेंटर का, सेंटर से ऐसे ही बनेगा ना, इसके डिस्टेंस ये ऐसे है, ये ऐसे है, तभी तो डिस्टेंस इसके बीच का निकालोगे। तो आपको डायग्राम यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आप ए डैश ले लो, यहाँ पर आप बी डैश ले लो, सी तो वही जगह पर है। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ। ठीक है, आप अगर देखोगे तो इसका डायग्राम किस तरीके से है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डायग्राम बता रहा हूँ। एक तो ये सीधा है, सीधा बना नहीं है, मिटा के इसको सीधा बनाते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना इधर स्क्रीन पे, तो सीधा बनता नहीं है यार। एक तो ये सीधा है, ठीक है, और ये आपका जो मेन है वो ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, ये आपकी लाइन आ रही है। क्लियर, तो ये ऐसे है और ये आपका ऐसे है। ठीक है, ये आपका ए था, यहाँ सी था, यहाँ बी था, यहाँ बी डैश, और ये ए डैश मैंने बना लिया।
क्लियर। अब थोड़ा एंगल की बात कर लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल समझ रहे हैं, इनके बीच का एंगल मान लो बीटा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बीटा से हमें क्या लेना देना है, ठीक है। इस एंगल से हमें क्या लेना देना है वो चीज़ें हमें थोड़ी सी पता कर लेते हैं। इस बीटा एंगल की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी बीटा एंगल को समझिएगा, और ये अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बना दिया, ठीक है। ये जो एंगल है सेंटर से वो थीटा एंगल बन रहा है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। ये जो एंगल है इसकी अगर ये लाइन बनाई जाए तो ये एंगल थीटा ही होगा, तो ये एंगल थीटा ही होगा कि नहीं होगा। थोड़ा बड़ा और कर देते हैं, ये थीटा होगा। बराबर नहीं बना, और बड़ा बनाते हैं, फिर से अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि जितना आप अच्छे बनाएंगे उतना ही अच्छा ये बनेगा, ठीक है। ये ऐसे है, ये मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, एक आपका आया होगा ऐसे और एक आया होगा ऐसे। ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था बी डैश और ये था ए डैश। तो ये वो एंगल मेरा थीटा आया, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसको मैंने जूम कर दिया, ये वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, जूम करके इधर रख दिया। क्लियर। अब ये थीटा है, ठीक है। अब इसी के बेस पे थोड़ी सी अगर अगर हम अपने हिसाब से अगर समझेंगे, तो ये जो एंगल की बात कर रहे थे कि ये वाला जो एंगल बीटा है, ये बीटा, एक तो वैसे ये छोटा होगा, अगर मैं इसके b/2 की बात करूँ तो ये तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं हर वो चीज़ें आपको बता दूंगा। देखो करना क्या होता है वो पहले मैं ये थियरी सब समझाऊंगा, करना क्या होता है पहले ये समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेवलिंग स्टाफ पहले रखते हैं, तो यहाँ से ये आप इधर से देखोगे हॉरिजॉन्टल, तो ये पी पॉइंट का पता था, प्लस ये हमने एक फाइंड आउट कर लिया जिसको हम बी एस बोल देते हैं। क्लियर। तो इस लेवल पे आ गए, इस लेवल से और इसके ये सेंटर जो है, ये जो सेंटर है इसके बीच में हम फाइंड आउट करेंगे वी, वी वर्टिकल, ठीक है। और सेंटर से और ये जो लैंड है उसके बीच का जो वैल्यू है उसको आर हम इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। तो मेरा मेन मकसद क्या है कि ये P से Q का RL, मुझे P का पता है, Q का बताना है। तो देखो P में BS ऐड करोगे, BS में V ऐड करोगे, V में -R करोगे तो ये Q पॉइंट मिल जाएगा। देखो RL ऑफ P, Q पता करना है ना, तो RL ऑफ P प्लस BS प्लस V माइनस R, यही होगा ना। अब आपको इसमें क्या क्या दिया रहेगा, सिर्फ आपको दिया रहेगा यही ना, और ये आपने इधर से फाइंड आउट कर लिया। लेकिन ये तो चाहिए ना V और R भी आपको मिल जाएगा क्योंकि इसकी सेंटर रीडिंग जो आएगी वही तो R होगी। ये भी आपको मिल गया। आपको क्या चाहिए, V चाहिए। तो V कैसे कैलकुलेट करोगे, वही पूरा प्रोसीजर यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब उस पूरे फिगर में आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो मैं एंगल बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल ए डैश सी की बात कर रहा हूँ। वो कितना होगा, ए डैश की बात कर रहा हूँ। देखो ए डैश और सी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ट्राइंगल की बात किया, तो वो जो अगर आप देखोगे थोड़े से ध्यान से देखोगे तो वो एंगल कितना होगा। अगर ट्राइंगल के बेस पे लोगे तो ये एक्सटर्नल एंगल होता है, उसी के बेस पे आपका कितना आ जाएगा, वैल्यू आएगा आपका 90 प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। वही अगर मैं इसकी बात करूँगा बी डैश सी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। होगा कि नहीं होगा, ये होगा। और आपको पता है कि बीटा स्मॉल है, बीटा इज स्मॉल, बीटा डिवाइड बाई 2 इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल। तो हम क्या करेंगे, इट इज नेग्लेक्टेड, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड कर देंगे, किसको, बीटा डिवाइड बाई 2 को। तो मेरा ये जो एंगल है, एंगल ए डैश सी जो होगा वो 90 हो जाएगा, और एंगल बी डैश सी जो है वो भी 90 हो जाएगा। ये दो चीज़ें मिली मुझे।
ठीक है। आप थोड़ा फिगर देख के करोगे तो और आइडिया मिलेगा। मुझे दोनों चीज एक साथ करके बताने में थोड़ा से दिक्कत हो रही है। ये ट्राइंगल्स के रूल्स हैं, ये जो है ये जो बताएं और ट्राइंगल्स के रूल्स हैं। ट्राइंगल के नियम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये चीजें आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये चीजें आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, यही हो जाता है ना। कौन सा ए डैश की बात कर रहे हैं, कौन सी एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं और इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो जाते हैं। कौन से ट्राइंगल का, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ना ये वाला, कौन सा, यहाँ पर मान लो ओ है तो ओ ए डैश और सी के ट्राइंगल में आपका एक ये है और एक यहाँ 90 डिग्री है, तो इनके बेस पे ये एक्सटर्नल एंगल आ जाता है। इंटरनल एंगल के दो साइड को ऐड करने पे तीसरा जो साइड हो जाता है वो मेरा क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है, एक्सटर्नल एंगल के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर से देखो, इसी फिगर में से अगर आपको जो मैंने वो बड़ा वाला ट्राइंगल बनाया है ना, यहाँ से अगर आप देखोगे कि आपको मिल गया क्या, ये एंगल मिल गया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल आपका मिला है, तो उसके बेस पे अगर आपको कॉस थीटा अगर लेते हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, थीटा ये लिए हो तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आएगा कि नहीं। एडजेसेंट क्या हो गया आपका, एडजेसेंट अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ए डैश ए अपॉन ए सी होगा, तो ए डैश सी होगा ना, ए डैश सी अपन ए सी होगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 90 बन रहा है यार, वो डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बन रहा है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर रहता है इस तरीके से, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर रहता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इस बेसिस पे हमारा ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस हो जाता है। तो ए सी ए डैश सी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए सी कॉस थीटा। वैसे इस वाले क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, ठीक है, थोड़ा बैटरी मेरा लो हो गया तो मैं इसको चार्जिंग में लगा देता हूँ, चार्जिंग में लगा देता हूँ। मेरा ये बी डैश सी की बात करेंगे तो बी सी कॉस थीटा हो जाएगा इसी तरीके से। तो ये यहाँ से दो चीज़ें मिल गई। ठीक है, और मुझे अगर ए डैश बी डैश पता करना हो, ए डैश बी डैश क्यों पता करना है, ए डैश बी डैश पता करना हो तो क्या होगा, ए डैश सी प्लस बी डैश सी होगा। और इसकी ज़रूरत क्या है भाई, इन दोनों में अगर कॉस थीटा कॉमन किया जाए तो ए सी प्लस बी सी तुम्हारा क्या हो जाता है, ए सी प्लस बी सी ए बी हो जाता है, और ए बी ही हमारा क्या होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट एस हो जाता है। ठीक है, ये किसकी आया, ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर थियरी ऑफ कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लगाऊं तो होता था क्या, डी इक्वल टू के एस प्लस सी होता था। यहाँ डी की जगह पे क्या है, एल है, के को वही रहने दो, एस की जगह पे क्या है, ए डैश बी डैश है, और सी को सी रहने दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, ए बी का क्या वैल्यू है, एस कॉस थीटा है, और यहाँ पर ये सी है, और यहाँ पर ये क्या है, एल है। ठीक है, क्लियर। अब आप थोड़ा सा ये वाले ट्राइंगल को आप देखेंगे, थोड़ा सा ये वाले ट्राइंगल को, कि ये एल था, ये वी था, ये डी था, तो यहाँ पर अगर ये पूरा थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर वैल्यू पुट करते हो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा भी वैल्यू पुट करते हो तो क्या होगा, थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डी इक्वल टू क्या होगा, अगर थीटा लगाते हो तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, डी अपन एल होगा, लिख लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू डी अपन एल होगा, तो डी इक्वल टू क्या होगा, एल कॉस थीटा होगा। अब ये
एल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एल की जगह पे डी डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे लिख दूँ डी डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू के इंटू एस कॉस थीटा प्लस सी। अभी इसको ये कॉस थीटा इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या होगा के इंटू एस और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पे सी कॉस थीटा हो गया। तो ये डी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्लियर, ये मेरा डी का फॉर्मूला आ गया। अब मेरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब अगर मैं साइन थीटा लेता इसी में, इस वाले में अगर मैं साइन थीटा लेता तो क्या आता है, v बाई एल आता है। तो v इक्वल टू क्या होता है भाई, एल साइन थीटा होता, यही होता है ना, एल साइन थीटा होता। तो अब मैंने क्या करना है कि यहीं पर v और l का फॉर्मूला रख देना है। l की वैल्यू कितनी थी, k इंटू एस कॉस थीटा प्लस सी था और इसमें ये साइन थीटा है। क्या हो जाता है, देखो हो जाता है k इंटू एस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल कर दूँ, इधर भी और नीचे भी, तो 2 जो k इंटू एस है और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है और डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर c साइन थीटा हो जाता है, ये v की वैल्यू। तो इस तरीके से ये v का फॉर्मूला हो गया और यहाँ पर आप देखोगे तो d का फॉर्मूला हो गया। ये दो चीज़ें आपको मिल गई, यही फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, ये याद कर लेना। ठीक है, ये वर्टिकल आपका डिस्टेंस मिल गया जो फॉर्मूले में रखने का काम आएगा और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया। क्लियर, ये चीज़ें थोड़ी सी हमें याद रखनी हैं जिससे कि मेरा जो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो काम आ सके। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये जो फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन आएगा, इसी पे क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए तो मैंने ऐसा फिगर बनाया है क्योंकि आप को ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं, ये फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, बार बार आपको प्रूफ थोड़ी करना है। वर्टिकल का के एस साइन 2 थीटा अपन 2 प्लस सी साइन थीटा, के और सी आपको पता ही है, और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। अच्छा सी इधर रहना लिखना रह गया भाई, इधर सी भी है। ठीक है, रह जाता है सी इंटू कॉस थीटा। क्लियर, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। अब वही डायग्राम मैं अगर ऐसे बना दूं, कैसा, ऐसे डायग्राम बना दूं, तो यहाँ पर आपका स्टाफ है, यहाँ पर आपका पी पॉइंट है। पहले आपने क्या कर दिया कि यहाँ पर स्टाफ रखा और यहाँ से ये बी एस फाइंड आउट कर लिया। बी एस का तो ये लाइन है। अब आपने यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ तो 4 मीटर का रहेगा ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया और इसके बेस पे आपने ये एस पता कर लिया, ये तो होता है आपका एस। और यहाँ से ध्यान देना ये हमेशा होता है आर, सेंटर से ग्राउंड तक, ये आपका क्यू पॉइंट है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस आपका है वो है v का वही फॉर्मूला है। v इक्वल टू क्या है, के एस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा में, और डिस्टेंस कौन सा है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है इसके बीच का डिस्टेंस ये d है। d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। क्लियर, अभी इसको आर एल पता करना है तो थोड़ा ध्यान देखिए थे, क्या करेंगे, P में बी एस जोड़ेंगे तो इस लेवल पे आएंगे, उसमें V माइनस करेंगे फिर R माइनस करेंगे तो Q आएगा। तो इधर अगर मैं लिखूं आर एल ऑफ Q क्या होगा, आर एल ऑफ P प्लस बी एस माइनस V माइनस R, ये आएगा। और ये कौन सा कंडीशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्मूला ही था, एक में डिराइव कर दिया, बाकी दूसरे में भी वही करना है। तो फॉर्मूला ये याद रखना है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का हो गया। तो ये फिक्स एयर मेथड का आपको
जो बताना था ये काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद टेंजेंशियल मेथड को हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहो और आप ट्राई करो कि इसको समझने का। ठीक है, फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार मैं इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो लेक्चर्स बनाऊं, ताकि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ जाए। कई बार डेरिवेशन पूछ लेता, नहीं तो मैक्सिमम तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ही पूछता है। तो देखते रहो और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करो, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। धन्यवाद।